हेलो बच्चों। तो देखो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। एडवांस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जरूरी क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखाता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें रोटेशन प्लस एसएचएम है। ठीक, तो एसएचएम तो बहुत थोड़ा सा है। मेन मैं बोलूंगा रोटेशन ही है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल, ये एल लेंथ की एक रॉड है। मेटल रॉड है ऑफ मास एम। तो इसका मास हमें दिया है कितना है, एम। ओके, ये एक एंगल कुछ भी मान लो आप, जो आपकी मर्जी, थीटा मान लेते हैं। चलो ठीक है। एम इज पाइवोटेड एट वन एंड। तो इस एंड पे ये पाइवोटेड है यहाँ पे। अ थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम। अब देखो डिस्क का मास जो दिया है हमें, कैपिटल एम दिया है। ये हम ध्यान रखेंगे, लिख नहीं रहा हूं मैं, या चलो लिख देता हूँ। ये कैपिटल एम है एंड रेडियस है इसकी आर। तो ये देखो इसकी रेडियस हो गई आर, जो कि लेंथ एल से कम है। क्लियर है। इज अटैच्ड एट इट्स सेंटर टू द फ्री एंड ऑफ द रॉड। क्लियर है, दिख रहा है फ्री एंड रॉड का इससे कनेक्टेड है। कंसीडर टू वेज द डिस्क इज अटैच्ड। केस ए, द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट about its center, and case B, the disk is free to rotate about its center. Okay, the rod disk system performs SHM in vertical plane. तो ये देखो इसको यहाँ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इसको खींच यहाँ ले जाके और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे SHM करेगा। क्लियर है। अच्छा, दोनों केस आपको बता दिए गए हैं, केस ए और केस बी। केस ए में क्या है, ये डिस्क जो है यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ फिक्स्ड है, मतलब ऐसे समझो इसको वेल्ड कर दिया। इसमें यहाँ पे एक हिंज नहीं है, कोई दूसरी हिंज नहीं है, क्योंकि अगर हिंज होती तो ये डिस्क हिंज के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर पाती। तो केस फर्स्ट में यहाँ पे हिंज नहीं है, सीधा वेल्ड कर दिया। ओके, तो ये वेल्डिंग कर दी हमने यहाँ पे। चलो बढ़िया है, वेल्डिंग कर दी, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरी एक रिजिड बॉडी बन गई है। क्लियर है। ठीक है, अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। एंड केस बी, द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। केस बी में यहाँ वेल्डिंग नहीं है, यहाँ पे एक हिंज लगाया गया है, और हिंज के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम भी सकती है डिस्क। क्लियर। ओके, द रॉड डिस्क परफॉर्म वर्टिकल प्लेन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द सेम डिस्प्लेस्ड पोजीशन। मतलब थीटा केस ए और केस बी दोनों के लिए सेम है, यहां से रिलीज किया गया तो ये एसएचएम परफॉर्म करने लगी। तो कह रहा है बताओ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। चलो देखते हैं। तो कह रहा है कि रिस्टोरिंग टॉर्क आप जानते हो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इससे जब हमने डिस्प्लेस किया तो वो टॉर्क जो इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आने की कोशिश करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। दोनों केस में बराबर है। तो ये केस बी आप देख सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो एसएचएम करेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन से केस में ज्यादा होगी, ये हमें पता करना है। चलो ये तो बाद की बातें हैं, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं आपको। देखिए ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वो है, थोड़ा हम सिस्टम आसान ले लेते हैं। मैंने क्या किया, ये एक एक्सिस ले ली, ये मैंने एक एक्सिस ली, और यहां एक रॉड ले ली बेटा, ये एक रॉड ले ली। ठीक है, रॉड की लेंथ एल मान लेते हैं हम लोग, और मास एम है। अच्छा, रॉड का ये जो एंड है ये है पी, और ये क्या है, इसको बोल देते हैं क्यू। तो रॉड हमारी पी क्यू है। अच्छा, अब ये रॉड कर क्या रही है, देखना, बहुत ध्यान से सुनना। ये रॉड रिवॉल्यूशन और स्पिन, ये दो चीजें होती हैं। तो ये रॉड क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है ओमेगा से। तो ये तो हो गया रिवॉल्यूशन। क्लियर, पूरी रॉड ऐसे घूम रही है। अब मैंने, ये तो रिवॉल्यूशन है, क्लियर होगा बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं बात कर रहा हूं
स्पिन की। तो स्पिन किसके अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट, तो ये रिवॉल्यूशन हो गया। जैसे ये पॉइंट है ऐसे घूम रहा होगा, ये क्यू है ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और सोचो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, ये सेंटर ऑफ मास है, सी बोल देते हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट अगर ये रॉड घूम रही होगी, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिन। और इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन तो हो ही रहा है, उसने बोला है। अब स्पिन हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो इसमें यही दो केस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, ये तो देखना ध्यान से। अगर ये स्पिन हो रहा है तो देखो क्या होगा। अगर ये स्पिन हो रहा है तो मैं सेंटर ऑफ मास पे पहले तो देखते हैं अगर होगा क्या। मैं पी पॉइंट जो है वो क्या करेगा, इस सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो पी पॉइंट यहां आ जाएगा और क्यू पॉइंट थोड़ा बड़े सर्कल में घूमेगा। देखो ये है इसका सर्कल, तो ये क्यू पॉइंट जो है वो यहां आ जाएगा। क्लियर, मतलब कि जो रॉड की पोजीशन होगी हमारी, वो रॉड ऐसे बन जाएगी। देखो ये बन गई रॉड मेरी, ठीक। पी यहां आ गया, हाँ पी यहां आ गया और क्यू वाला पॉइंट यहां आ गया। ये रॉड की लेंथ एल है और ये हो गया सी, ठीक। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं रॉड कितने एंगल से घूम गई। मैंने पी को यहां से यहीं तक तो घुमाया है 180 डिग्री, और ये क्यू को यहां से यहां तक घुमाया 180 डिग्री। अगर पूरा घुमा दूं तो पी देखो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगी और क्यू फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट क्या बोल रहा है। मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं तो क्या लग रहा है मुझे, थोड़ा सा देखना। सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं बैठा हूं तो मेरे हिसाब से जो पॉइंट क्यू है, देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो पॉइंट क्यू है वो किस साइड है, राइट साइड में है। और सी के रिस्पेक्ट में पी कहां है, लेफ्ट साइड में है। लेकिन जब ये रॉड पूरी घूम गई तब देखो यहां सेंटर ऑफ मास वाला क्या बोल रहा है, इसके जो क्यू वाला है वो इसके लेफ्ट में आ गया और ये देखो राइट में आ गया। मतलब कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी ये रॉड घूमी हुई है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी ये रॉड घूम रही है, इसको स्पिन बोलते हैं। अच्छा बेटा एक बात और सोचते हैं, इस रॉड ने आधा चक्कर लगा लिया, ठीक है। देखो इस ओमेगा से आधा चक्कर लगा लिया, आधा रिवॉल्यूशन हो गया। अगर मैं पूरा रिवॉल्यूशन कर दूं, पूरा रिवॉल्यूशन कर दूं, तो फिर से रॉड की पोजीशन यही हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्यू जहां था वहीं आ जाएगा और पी जहां था वहीं आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्यू ने एक चक्कर लगा लिया और पी ने भी एक चक्कर लगा लिया। और अगर मैं इस एक्सिस के फ्रेम में देखूं, इस एक्सिस के फ्रेम में, तो रॉड ने पूरा एक चक्कर लगा लिया। इसका मतलब बहुत अच्छी बात पता चली मुझे, क्या कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो रिवॉल्यूशन का एंगुलर वेलोसिटी है वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन का एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब ओमेगा दोनों में सेम है, सेम है। ये बात आई थिंक आपको फील हो गई होगी। चलो भाई ठीक है। अच्छा बेटा एक बात और बताओ, मान लो अगर ये रॉड मैं ये वाला स्पिन जीरो कर दूं मैं, तो इफ देर इज स्पिन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये पहला केस है। इफ rod has spin about COM of COM, बस ठीक है। ये केस फर्स्ट है। चलो केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में आप लोग बताओ मुझे, केस सेकंड में देखो रिवॉल्यूशन तो है ना, रिवॉल्यूशन तो है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मैं ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, अगर मैं स्पिन को जीरो कर दूं यार, तो फिर मुझे लगता है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्यू अगर राइट साइड है तो ये घूम के जब आएगा, जब ये रॉड ऐसे घूम के आएगी तो ये सेंटर ऑफ मास है। तो सी के रिस्पेक्ट में क्यू यहां भी, यहां क्यू ही होना चाहिए और यहां पे पी होना चाहिए। तो अब जरा देखो, इमेजिन करो आप, ये रॉड है, अगर ये रॉड है तो ये ऐसे रिवॉल्यूशन तो कर रही है लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन नहीं कर रही है। क्लियर,
समझ गया ना? तो ये स्पिन वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ओके, अभी समझ में आ गया। अब मुझे लिखना क्या है? मुझे लिखना है इन दोनों केस में, ये केस फर्स्ट था और ये केस सेकंड, इफ रॉड हैज नो स्पिन अबाउट COM, तो ये दो केस हो गए आपके। अब दोनों केस में मुझे इसकी मोमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो चलो केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं पहले, जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा केस? फर्स्ट वाला। या हम लोग पहले जनरल बात करते हैं, ये मतलब ये कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है इसके अबाउट ओमेगा है, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो ओमेगा से घूम रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस में आर मान लेता हूं, ठीक, ये वाली डिस्टेंस में आर मान, रॉड की लेंथ मैंने बता दी थी एल है, मास एम है। तो हाँ बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मैंने आपको बताया जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे केस फर्स्ट में, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन भी हो रहा है और प्लस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ये जो एक्सिस है इसके अबाउट स्पिन भी हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए? आई चाहिए, है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इसके अबाउट मैंने आई लिख दिया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर, अब मैं क्या करूं इसके लिए, सिंपल सा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, तो इस एक्सिस के अबाउट तो है ICM, है ना? तो ICM और प्लस इसका टोटल मास बेटा m है, इनटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना है? r मान लिया है मैंने, तो r स्क्वायर, ठीक। तो I बराबर क्या हो जाएगा? ICM प्लस MR², ये तो मेरा आंसर हो गया, ठीक। ओके, अब चलो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से और भी फील कर सकते हैं। ICM की अगर आप वैल्यू चाहो तो क्या है? I बराबर रॉड है ना, ml²/12 प्लस MR², ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। ओके, तो ये बहुत अच्छा मैंने निकाल लिया। अब देखो थोड़ा सा और फील कर लेते हैं इसको। अगर मान लो मुझे बोले वो कि इस एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी लिखो, लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड क्या बोलोगे? इसी एक्सिस के अबाउट लिखना है, या एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी मुझसे पूछा जा रहा है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ, मैं बता दूंगा। मैं देख रहा हूं इसके अबाउट क्या हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड में लिखूंगा K बराबर, इसके अबाउट क्या हो रहा है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा से घूम रहा है, तो मैं बोल दूंगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो K बराबर हाफ आई की वैल्यू ICM प्लस देखो MR² है ना। ओके, ये हो गया। तो K बराबर हाफ इंटू ओमेगा² हो जाएगा, ठीक है। हाफ, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, तो हाफ ICM इंटू ओमेगा² और प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ MR² इंटू ओमेगा²। ओके, तो देखो K बराबर क्या आ गया, हाफ ICM इंटू ओमेगा² प्लस, बेटा इसको एक काम करते हैं, हाफ M, देखो ये क्या है? R है, और इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, दैट विल बी R ओमेगा। समझ गए होंगे आप लोग। देखो इसकी रेडियस R है और ये ओमेगा से घूम रहा है इसके अबाउट, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? R ओमेगा। तो मैं उसको लिख देता हूं VCM का स्क्वायर, ठीक है। किसका? रॉड का VCM। तो देखो ये वही आ गया यार, K बराबर, K टोटल बराबर हाफ ICM इंटू ओमेगा², मतलब इसके अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी और प्लस इसका सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास मान के उसकी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो ये क्या लिखा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट COM और प्लस ये क्या है?
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ COM। क्लियर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ COM, यही होता है ना। इसका मतलब मेरा ये सही है, बिल्कुल क्लियर। चलो अच्छा, अब अगला केस देखते हैं। केस क्या था अगला? इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या मैं इसी एक्सिस में ICM को 0 कर दूं? बिल्कुल सही बात है, मतलब पॉइंट मास की ही तरह सिर्फ mr² आ जाएगा फिर तो इसका, है ना, ये आ जाएगा। देखो तो केस सेकंड, इफ रॉड इज नॉट रोटेटिंग अबाउट COM, देन हम इसको सीधा पॉइंट मास मान के, मतलब ICM जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन ही नहीं हो रहा है, तो ICM 0 हो जाएगा। इसी में पॉइंट मास मान के हम लोग कर लेंगे इसको, तो I बराबर सीधा mr² हो जाएगा पॉइंट मास मान के। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको वैसे इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, तो यही आएगा आपका, आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे कि क्या डिफरेंस है इसका खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो तब और खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन ना हो तब। दोनों केस में क्या हो रहा है? इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा बड़ा है ना, और जब ये खुद की सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। ठीक, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको मैं I डैश बोल देता हूँ। ठीक, तो I डैश इज लेस देन I। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन था ये डिस्क जो है, डिस्क वाला क्वेश्चन था। तो पहले तो मैं दोनों केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के बताना चाहता हूँ। तो चलो भाई देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो। तो केस फर्स्ट, केस A क्या था? चलो ये रॉड थी ना, डार्क वाला ये रॉड है, और बेटा ये रॉड थी और ये हमारी डिस्क थी। देखो अब इसको मैंने केस फर्स्ट में फिक्स कर दिया है, बिल्कुल फिक्स, वेल्ड कर दिया मैंने बोला। ठीक, अगर मैंने वेल्ड कर दिया है तो समझो क्या ये अपनी एक्सिस के अबाउट खुद घूम रही है? नहीं घूम रही है, तो एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेगी। ठीक है, एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। मान लो मैं, ये रिजिड बॉडी है, अगर रिजिड बॉडी है तो क्या होना चाहिए? देखो इसमें अगर मैं कोई भी पॉइंट्स ले लूं, कुछ पॉइंट्स भी ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। मान लो ये P है, ये Q है, ठीक है, ये R है और ये ऐसे 4 पॉइंट्स ले लिए मैंने, और भी कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। अब यहाँ भी कोई पॉइंट ले सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करा देता हूँ। ठीक, तो रोटेट कराने के बाद देखो ये सिचुएशन हुई, ये ठीक, R वाला पॉइंट देखो यहाँ आ गया और ये सेंटर है इसका, ये S, ये अपना P था और ये Q था। थोड़ा देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करूं, ये मैं सेंटर ऑफ मास C बोल रहा हूं, ठीक है, इसको O बोल देते हैं, ये C है, ये O है। अगर मैंने अभी देखो क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास पे एक ऑब्जर्वर को बिठाया था, तो ऑब्जर्वर ने क्या देखा था? ऑब्जर्वर ने देखा था कि P वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, Q वाला देखो राइट में है और P लेफ्ट में है। देखो यहाँ पे जब आया तो उल्टा हो गया, P राइट में आ गया, Q लेफ्ट में, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रॉड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक, तो ऐसे ही मुझे इसमें भी समझना है। सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं एक ऑब्जर्वर को बिठा दूं तो उससे बोलूं भाई देखो Q कहाँ है, तो उसने देखा Q, यार Q हॉरिजॉन्टली सामने पॉजिटिव एक्स की तरफ था। ठीक है, फिर जब ये रॉड घूम गई थीटा एंगल से, तब देखा उसने तो यार ये Q जो था, हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी पहले, हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन पहले थी उसके साथ ये एंगल से घूम गया। अच्छा आप बता सकते हैं कितनी एंगल से घूमा है? बिल्कुल जितना एंगल से ये रॉड घूमी है उतने ही एंगल से ये घूमा है। ठीक है, हर लाइन, कोई भी लाइन, आप, ये तो रूल है, जितने एंगल से ये पूरा बॉडी रोटेट करेगी, कोई भी लाइन आप खींचोगे वो लाइन उतने ही एंगल से घूम जाएगी। ठीक, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, सेंटर ऑफ मास पे ही ऑब्जर्वर बैठा था, लेकिन अभी उसको ये सामने नहीं दिख रहा, क्यों? उसको थीटा एंगल पे रोटेट करते हुए दिख रहा है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये फिक्स्ड है, अच्छा चलो P के बारे में देखते हैं।
ये P को यहां देख रहा था, मतलब P को यहां देख रहा था और अभी यहां देख रहा है, मतलब P भी क्या कर गया, थीटा एंगल से रोटेट कर गया। तो ये क्या बोल रहा है? अच्छा एक बात बता दूं, कोई भी लाइन बना लो आप, कोई भी लाइन, चलो ये पॉइंट, एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं x, तो ये वाला पॉइंट देखो x यहां आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास वाला देखो, ये सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर था ये, जस्ट मतलब ऐसे वर्टिकली ऊपर बोल सकता हूं मैं। तो अभी देखो ये वर्टिकली ऊपर तो नहीं है यार, है क्या? नहीं है। तो ये कितने एंगल से घूम गया आप देख सकते हो, देखो जितना ये होगा उतना ही एंगल होगा ये थीटा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं अभी क्या बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई ये रॉड, ये जो रॉड है ये घूम रही है इस ओ के अबाउट, साथ में ये डिस्क जो है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है इसमें, वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, देखो रोटेशन कर रही है, ठीक। और जितना ओमेगा इस रॉड का है उतना ही ओमेगा इसका है, डिस्क का है। क्लियर? तो इस केस में मुझे मुझे लगता है इस केस को आप किससे एनालॉगस बनाओगे, तो इस केस को आप केस फर्स्ट के एनालॉगस बनाओगे, ठीक है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस केस में क्या लिखूंगा, आई ओ के अबाउट। तो आई ओ बराबर, बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो रॉड का, तो आई रॉड, ओके, आई रॉड अबाउट ओ, आई रॉड, आई ओ किसका, सिस्टम का, ठीक है। तो आई रॉड अबाउट ओ प्लस आई डिस्क, आई डिस्क किसके अबाउट, यार मुझे तो पूरे सिस्टम का इसके अबाउट लिखना है ना, तो ऑब्वियसली डिस्क अबाउट ओ ही लिखोगे ना। अब डिस्क का अबाउट ओ निकालेंगे कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। तो आई ओ इसका बेटा सिस्टम का बराबर आई रॉड अबाउट ओ, बोलो जल्दी से। तो रॉड का तो यार एक एंड के अबाउट ml² बाई 3, ओके, प्लस चलो आई रॉड, अब आई रॉड अबाउट ओ, तो पहले तो आई डिस्क अबाउट ओ, तो पहले तो आई डिस्क अबाउट सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो ये इस बाहर की तरफ जाएगी परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, और आईसीएम हो जाएगा प्लस ये वाली एम टोटल मास इसका इनटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। आई होप बहुत ही सिंपल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डिस्क अबाउट सी प्लस टोटल मास देखो कैपिटल एम था इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर। तो फाइनली मुझे आई ओ सिस्टम का क्या मिल गया, स्मॉल एम L²/3 प्लस आई डिस्क बेटा अबाउट सी क्या आ जाएगा, ये हाफ mr², ठीक, हाफ mr² प्लस कैपिटल एम इंटू L², ठीक। ये हो गया हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में जब ये वेल्डेड है। अब बेटा अगर मान लो ये वेल्डेड ना होती, अगर ये वेल्डेड ना होती तो क्या होता, चलो देखते हैं अगले पेज पे। अगर ये डिस्क वेल्डेड ना होती तो केस सेकंड बन जाता है ये फिर, ठीक है। तो केस सेकंड में, अच्छा एक बात और इसी में निपटा देता हूं मैं, देखो अगर मुझसे पूछा जाए ओ के अबाउट टॉर्क बताओ, इस केस में थीटा एंगल जब हमने डिस्प्लेस कर दिया तब टॉर्क बताना है ना, ऑप्शन ए और बी टॉर्क के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। मुझे क्या लगता है, मुझे इसमें कैपिटल एम जी और यहाँ रॉड का सेंटर ऑफ मास पे रॉड के स्मॉल एम जी, अब टॉर्क ओ के अबाउट, तो क्या प्रॉब्लम है, टाउ ओ इन एम जी का क्या आएगा, एम जी इंटू इसके अबाउट है ना, ओ के अबाउट लिखना है मुझे, तो ओ से इसकी ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो स्मॉल एम जी इंटू, देखो बेटा ये थीटा है, तो ये L/2 ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, L/2 ये वाली डिस्टेंस L/2 साइन थीटा, या ये वाली डिस्टेंस एक ही बात है, L/2 साइन थीटा, क्लियर। प्लस क्योंकि दोनों ये mg और ये mg दोनों सेम सेंस में रोटेट करा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा कैपिटल mg इंटू टोटल L है तो L साइन थीटा, ये मेरा टॉर्क आ गया। अब अगर ये डिस्क घूमने लगती तो क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स आता, क्या बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगता है हिंज फोर्स, वो एक दूसरे में आपस में ही कैंसिल हो जाता है ना, और एक अगर कैंसिल हो जाता वो फोर्स, और साथ ही उन दोनों फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा होता, सेम होता और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, तो वहां पे इस हिंज फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क
0 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो एक फोर्स अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा, तो एक का टॉर्क अगर इस सेंस में आएगा तो दूसरे का टॉर्क इस सेंस में आएगा इक्वल, इसलिए उन दोनों के टॉर्क से हमें कोई मतलब नहीं है, 0 ही होने वाला है उसका टॉर्क। चलो केस सेकंड देख लेते हैं। तो केस सेकंड में वो हमसे बोल रहा है कि ये डिस्क जो है फ्री टू रोटेट है। बहुत अच्छा है, ये फ्री टू रोटेट है, मतलब मेरी डिस्क इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम सकती है। तो फिर यार ये रिजिड बॉडी नहीं है, क्यों? अगर ये घूमेगा तो अगर मैं मान लो यहां एक पॉइंट ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, और अगर ये डिस्क घूम जाए तो फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, जबकि रिजिड बॉडी में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये रिजिड बॉडी नहीं है। चलो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, तो समझते हैं इसको। मैंने क्या किया, फिर से वही करते हैं, 4 पॉइंट्स ले लेते हैं बेटा। ठीक है, मुझे ये देखना है एक्चुअली में कि सेंटर ऑफ मास पे जो मैं ऑब्जर्वर बैठा रहा हूं, देखो यहां पे जो ऑब्जर्वर बैठा रहा हूं वो तो देखेगा घूमते हुए, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे जो ऑब्जर्वर मैं बैठा रहा हूं, क्या वो भी इस डिस्क को घूमते हुए देखेगा? मतलब अपनी एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट देखेगा क्या? चलो देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, पी क्यू आर एस ऐसे पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब इस रॉड्स को इसको घुमा देते हैं ऐसे, ये है सी, ये आ गया सी, ये पी पॉइंट यहां आ गया। अच्छा अब ये बताओ, ये डिस्क घूम सकती है ना, तो तुम्हें क्या लगता है इस पॉइंट को, जैसे ये जो डिस्क का मान लो एस वाला पॉइंट है, ठीक है, या पी वाला पॉइंट है, तुम्हें क्या लगता है, ये पी वाला पॉइंट डिस्क का है, आपको क्या लगता है कि ये पी नहीं है, ठीक है, अभी समझना है मैं इसको। आपको क्या लगता है अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको घुमाने वाला है? कोई फोर्स है जो टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो एमजी यहीं से पास होंगे, एमजी इसका यहीं से पास होगा, इसका एमजी यहां से पास होगा, वो इसको इसके अबाउट घुमाएगा, यहां थोड़ी इसके अबाउट थोड़ी घुमाएगा। तो डिस्क का एमजी यहां लगेगा, वो तो सेंटर से ही पास हो रहा है, उसका टॉर्क तो सेंटर ऑफ और सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 है। साथ में इसमें आपस में हिंज फोर्स लगेगा, वो उनका भी टॉर्क इसी से पास हो गए, दोनों फोर्स, दोनों हिंज फोर्स। तो सी के अबाउट हिंज फोर्स का टॉर्क भी, यहां पे हिंज फोर्स का टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो फिर इसको कोई नहीं घुमा सकता। इसका मतलब अगर मैं इसको यहां रोटेट करता हूं, डिस्क को, रॉड को यहां रोटेट करता हूं, तो ये डिस्क का पी पॉइंट यही होगा, रोटेट ही नहीं कर पाएगा ना, समझ गए ना? तो ये पी पॉइंट मुझे यही मिलेगा, क्यू यहां मिलेगा, आर यहां मिलेगा, एस यहां मिलेगा। देखो ये वाली लाइन है ना, मतलब आर और एस यहां है। अब ये घूम जाए अगर, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल के, अभी ये आर और एस वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, पी और एस, पी क्यू वाली लाइन वर्टिकल है। अगर कोई टॉर्क हो जो घुमा दे, तो पी क्यू वाली लाइन घूम के कुछ एंगल बना लेगी, आर एस वाली लाइन घूम जाएगी, लेकिन टॉर्क ही नहीं है, तो आर एस ऐसे रहेगा, पी क्यू ऐसे रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास पे जो भी ऑब्जर्वर बैठा है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है भाई मेरे रिस्पेक्ट में तो पी जहां पे था वहीं पे है, एस जहां पे था वहीं पे है, घूम ही नहीं रहा। समझ गए? तो ये सिस्टम ये घूमने के लिए फ्री है, लेकिन घूम नहीं पा रहा। ठीक है, तो अभी इसके अबाउट, इसको ओ बोल रहा हूं मैं, आई ओ जो होगा वो कैसे निकालोगा? तो आई ओ बराबर आई रॉड, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, बिल्कुल सिंपल है। प्लस इसको क्या करें हम, इसको भाई इसका लिखो जैसे लिखते हो आप, क्या लिखते हो आप? आईसीएम, अब इसके अबाउट लिख रहे हो ना, तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आईसीएम तो 0 है, इसका आईसीएम तो 0 है, घूम ही नहीं रहा, प्लस एम डी स्क्वायर, तो इसका एम कैपिटल एम और इंटू डी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आईओ सेकेंड केस में। बेटा केस सेकेंड में आई ओ डैश बोल देते हैं इसको, आई ओ डैश इज लेस देन केस फर्स्ट वाला आई ओ। क्लियर? ओके, ये हमने सीखा। इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था, रिस्टोरिंग टॉर्क, तो मैंने रिस्टोरिंग टॉर्क, अभी अच्छा रिस्टोरिंग टॉर्क निकालो, क्या फर्क पड़ जाएगा? एमजी यहां लगेगा, स्मॉल एमजी यहां लगेगा, इसका हिंज फोर्स का टॉर्क 0 ही होगा, तो आई मतलब टॉर्क अबाउट ओ अभी भी वही होगा, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू
सेम एज किस फर्स्ट, कोई चेंज नहीं है। ओके, तो अब हमसे पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की। चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टाउ, मतलब इसको नोट में लिख देते हैं अपन लोग, ये एसएचएम वाला पार्ट आ गया है। टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल है यार, टॉर्क प्रोपोर्शनल ये थीटा होता है। टॉर्क पर जितना डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना उसके रिस्पेक्ट, उसके करस्पॉन्डिंग होता है थीटा, तो उसके प्रोपोर्शनल, टाउ प्रोपोर्शनल माइनस थीटा एक्चुअली में, ठीक। तो टाउ प्रोपोर्शनल माइनस थीटा, तो टाउ बराबर माइनस सी थीटा, ये बहुत बेसिक है, सबने पढ़ा है। टाउ बराबर माइनस सी थीटा, टाउ को मैं क्या लिख दूं, आई अल्फा, तो आई अल्फा बराबर माइनस सी थीटा, तो अल्फा बराबर माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। अल्फा को मैं लिख दूं क्या, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर, कुछ नहीं, एक मिनट रुको, कुछ भी मत लिखो इसको। अल्फा बराबर क्या होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो टर्म है, ये टर्म मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर हो गया मेरा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर सी अपॉन आई, तो बेटा ओमेगा इक्वल रूट सी बाय आई। अब आप देख सकते हैं आई कौन, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आई जो है वो पहले केस में बड़ा है, इसलिए पहले केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी छोटी होगी और दूसरे केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। तो केस ए, ये वाला देखो, केस ए में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों केस में कैसा है, सेम है। तो ये हमारा ये मेरा आंसर हो गया। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको और ऐसे ही चैनल्स का इंफॉर्मेशन देता रहूं, ठीक है। ओके, बाय।